हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीजीके की वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली पुस्तक से मध्य प्रदेश में जलवायु, तापमान एवं ऋतुओं से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भाग। अब हम मध्य प्रदेश में तापमान संबंधित कुछ तथ्यों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है एवं न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय में औसत तापमान बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। ऑप्शन नंबर सी, मार्च माह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर होता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में होता है। दोस्तों शिवपुरी, ऑप्शन नंबर ए। मौसम क्या है। दोस्तों मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए। मौसम या वेदर वायुमंडल में अल्पकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन मौसम कहलाता है। यह एक छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मावट कहा जाता है शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को। प्रश्न क्रमांक 7, दोस्तों एक तरफ जलवायु क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ जलवायु का प्रकार दिया गया है। हमें सुमेलित करना है। मालवा पठार की जलवायु विषम जलवायु, जो कि गलत है। मालवा पठार की जलवायु सम होती है, अर्थात गर्मी में सामान्य गर्मी एवं ठंडी में सामान्य ठंडी पड़ती है। उत्तर की जलवायु के सामने सम जलवायु लिखा है। दोस्तों यह कथन गलत है, यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। अतः ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी, शीत ऋतु में सामान्य ठंडी पड़ती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है, यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी एवं ठंडी में अधिक ठंडी होती है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। सर्वाधिक, अब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में रहता है। एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। जलवायु क्या है। तो दोस्तों जलवायु वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को कहते हैं। हम बात करते हैं जलवायु या क्लाइमेट की। वायुमंडल में दीर्घकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन जलवायु कहलाता है। यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग किस क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पूर्वी भाग को शामिल किया जाता है। यदि हम मध्य वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का मैदान, जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के कारण मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सूखाग्रस्त रह जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा की। इस शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं
तब फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा करवाती हैं। इसी कारण प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों 21 जून को मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त होती हैं। चूँकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर या गैप से वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती घाटी गैप एवं नर्मदा घाटी गैप दोनों। अब हम बात करते हैं कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा की। अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। क्योंकि दक्षिण की ओर चोटियाँ अधिक ऊंची हैं, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती नर्मदा घाटी गैप से आकर कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा करवाती है। अब बात करते हैं फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु को फाहियान ने आदर्श जलवायु कहा है। अब हम बात करते हैं जलवायु क्षेत्रों की। वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या माहौल होता है एवं शीत ऋतु में किस प्रकार का मौसम होता है? तो दोस्तों मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सामान्य गर्मी एवं शीत ऋतु में सामान्य ठंडी पड़ती है। अब हम बात करते हैं उत्तर के मैदान की। यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अधिक गर्मी एवं शीत ऋतु में यहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है। इसी प्रकार विंध्यन सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तो सामान्य गर्मी पड़ती है, किंतु शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर का मैदान। अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। मालवा का पठार, सम जलवायु क्षेत्र, उत्तर का मैदान, विषम जलवायु क्षेत्र, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन एवं शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन इस ऋतु को प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है। वर्षाकालीन इसको हम चौमासा के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु को हम सियाला के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 20, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 6 ऋतुएं होती हैं। इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में, शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में। प्रश्न क्रमांक 21, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, 4 ऋतुएं होती हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद। शरद ऋतु को मानसून निवर्तन काल भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, अनावृष्टि, यह तीनों शब्द वर्षा से संबंधित हैं। समष्टि शब्द अर्थशास्त्र से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समष्टि। दोस्तों अब हम वर्षा से संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। अतिवृष्टि, किसी स्थान पर 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिससे अतिवृष्टि की स्थिति देखने को मिलती है। खंडवृष्टि, किसी स्थान पर सामान्यतः सूखे की स्थिति या वर्षा की कमी होती है, परंतु वहाँ अचानक ही तेज वर्षा हो जाए, ऐसे स्थान को खंडवृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनावृष्टि की। किसी स्थान पर सामान्यतः वर्षा की कमी
के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए ऐसे स्थान को अनावृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? मध्य अक्टूबर में। शीत ऋतु दोस्तों मध्य अक्टूबर में प्रारंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में। वर्षा ऋतु मध्य जून में। प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गर्म हवाओं को उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के समय लू के नाम से जानते हैं। लू को हम ताप लहर भी कहते हैं। लू प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। वायु के संपर्क में आने से जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो, ऐसी वायु को लू कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गंज बासौदा। दिए गए विकल्प के अनुसार गंज बासौदा ही सही उत्तर होगा। 1995 में विदिशा के अंतर्गत गंज बासौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। मध्य प्रदेश में हम वर्षा की चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। प्रश्न क्रमांक 27, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए, भिंड गोहद। बात करते हैं मध्य प्रदेश में अधिकतम एवं न्यूनतम वर्षा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिले में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट। न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 100 से 125 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 30, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी और महाद्वीपीय जलवायु। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की स्थिति बनती है तथा भू आवेष्टित राज्य होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु भी देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जयपुर के राजा महाराजा सवाई राजा जयसेन ने 1719 में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। प्रश्न क्रमांक 32, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर डी, सवाई राजा जयसेन ने। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है सितंबर अक्टूबर माह को। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर डी, 11, जिनमें शामिल है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ पठार एवं 11वें नंबर पर झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 36, ग्वालियर और शिवपुरी में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले को हम शामिल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट को छत्तीसगढ़ के मैदान
जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण हैं? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ की समजलवायु का अहम योगदान है। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश ऋतु वैधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहा जाता है। हम कन्फ्यूजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौमासा पत्रिका ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य सांस्कृतिक रूपों पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका है। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 42, निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में ऋतु वैधशाला इंदौर में स्थित है, यह भी सही है। मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यह भी सही है। दोस्तों यहाँ तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अधिकांश वर्षा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से ऋतु वैधशाला इंदौर में है और मालवा पठार में समशीतोष्ण या आदर्श जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु का स्वरूप उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों तापमान में कमी आएगी और सूर्य जब उत्तरायण होगा तो तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, यह विकल्प भी सही है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, दोस्तों यह कथन भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्षा के वितरण में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर घटती है। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। उत्तरी क्षेत्र में वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह भी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 46 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है, दोस्तों पहला ही कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम सही तथ्यों की बात करते हैं। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है, दोस्तों यह विकल्प सही है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है, यह भी सही है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से प्राप्त होती है, दोस्तों यह आंसर भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी तथ्यों की। मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से कम होती है। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से प्राप्त होती है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? तो दोस्तों रबी की फसल के लिए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभों की। शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए गेहूं, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। वर्षा की परिवर्तनीयता क्या कहलाती है? तो दोस्तों औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। हम बात करते हैं वर्षा की परिवर्तनीयता के बारे में। औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। इसको हम प्रतिशत में मापते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाती है। प्रश्न क्रमांक 49, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ,
चना, सरसों तीनों फसलों के लिए शीतकालीन मानसून लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून की। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की वर्षा का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून गेहूं, चना, सरसों और मटर आदि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। प्रश्न क्रमांक 50, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं एवं चावल दोनों फसलों के लिए ग्रीष्मकालीन मानसून मध्य प्रदेश में लाभदायक होता है। अब हम मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले समय में हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो पाएँ। धन्यवाद।